एक बार की बात है जहां एक खूबसूरत झील के किनारे हमारी हीरोइन मेमे हॉलैंडर खुशियों से भरी कायाक राइड कर रही थी। कुछ घंटों बाद जब वह घर की तरफ लौट रही थी, उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो मेमे ने तुरंत अपने मददगार पड़ोसी मसा को बुलाया। मसा ने गाड़ी की ठीक करके मेमे को फिर से रास्ते पर भेज दिया, लेकिन उनके दिल में मेमे के लिए कुछ खास फीलिंग्स थी जो मेमे खुद समझ नहीं पाती। जब घर पर डिनर टाइम आया तो मेमे के माँ बाप ने मेमे से कहा कि वो मसा से मिलके देखे, लेकिन मेमे को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसके अलावा मेमे के पापा को एक बीमारी है और इंश्योरेंस कंपनी उनका इलाज नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। फिर एक दिन मैं अपनी रोज की नौकरी के लिए कॉल सेंटर में गई, लेकिन यहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला था। अचानक से मेरे को एक फ़ोन आया, और वह भी किसी टेक और सोशल मीडिया कंपनी से। उसके दोस्त एनी अलिटन ने फ़ोन किया था, जो एक पावरफुल कंपनी द सर्कल में काम करती है। क्या मैं काम से बाहर कुछ नया ट्विस्ट लेकर आएगी? चलो देखते हैं। एनी ने बताया कि कंपनी में 100 लोगों की हायरिंग हो रही है और उसने मई का नाम रिकमेंड किया है। सुन के मई का मन खुश हो गया और वह अगली दिन ही सर्कल की तरफ चली गई। मई एक चतुर और समझदार औरत है, इसलिए उसने इंटरव्यू आसानी से क्लियर किया और एक कस्टमर सपोर्ट पोजीशन हासिल की। अब उसकी जिम्मेदारी है सर्कल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के यूजर्स को मदद करना। एनी ने मई को कंपनी के कई फैसिलिटीज के बारे में भी बताया, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर्स और मनोरंजन और स्पोर्ट्स। उसी दिन मई को दिखाया गया कि कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है और उसके परफॉर्मेंस का दर्जा कैसे दिया जाता है। अगर मई को अपना स्कोर इम्प्रूव करना होता है तो वह हर तरह काम करती है, लेकिन उसको सेटिस्फैक्टरी लेवल को पार करने में मुश्किल होती है। कुछ दिन बाद सर्कल के सभी कर्मचारी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठे हुए सीईओ एमन बेली की कंपनी वाइड मीटिंग के लिए। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव सी चेंज इंट्रोड्यूस किया, जिसमें छोटे मिनिएचर कैमरे शामिल हैं जो हाई डेफिनेशन वीडियो को रियल टाइम में स्ट्रीम कर सकते हैं। आयमन ने इस इनिशिएटिव के पीछे मोरल उद्देश्य को भी बताया, यानी कि समुदाय में सुधार लाने के लिए गलत काम करने वालों को निगरानी में रखना। मीटिंग के बाद एक पार्टी हुई जिसमें आर्टिस्ट बेक भी था। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, लेकिन कौन फर्क पड़ता है। थोड़ी देर बाद एनी मई को एक रिस्ट्रिक्टेड लाइब्रेरी रूम ले जाती है, लेकिन उसने पहले एक वर्बल नॉन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बोलना मांगा। उसने कहा कि जो भी रूम में होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने का कुछ ज्यादा समय नहीं मिला क्योंकि एनी को एक जरूरी काम का फोन आया, जिससे उसको जल्दी चले जाना पड़ा। अकेले छोड़ी गई मैं वापस पार्टी में लौट आती है, जहां उसने एक आदमी के साथ बातचीत की, लेकिन वह भी काम के लिए चले जाता है, उसे एक बार फिर अकेला छोड़ के। अजीब बात है, बेक अपना हिट सिंगल लूजर बजा रहा है। मैं अपने वीकेंड को घर पर अपने माँ बाप के साथ बिताती है, जो उस पर देश के सबसे बड़े कंपनी में काम करने पर गर्व करते हैं। माँ बाप अब भी मेरे को मसा के साथ रिश्ते की बात करते हैं, लेकिन उसको इस ख्याल से कोई उत्साह नहीं है। जैसे ही उनकी बात चलती है, उनके पापा को एक एपिसोड हो जाता है और उनकी मम्मी उन्हें अंदर ले जाती है। इससे इतना परेशान महसूस करते हुए मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कायाकिंग में जाती है और झील के बीच में जोर से रोती है। एक नया हफ्ता शुरू होता है और वह सर्कल में लौट जाती है। काम करते वक्त उसके दो साथी उसके सर्कल के सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं। उन्होंने उससे एनकरेज किया कि वह प्लेटफॉर्म पर अपनी भागीदारी बढ़ाए और कंपनी के इवेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। इसके अलावा वे सीधे साधे तौर पर उससे गिल्टी महसूस करते हैं कि वो वीकेंड में कुछ मीटिंग्स और एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होती। जैसे ही बातें चलती हैं, उन्हें उसके पापा के स्वास्थ्य परिस्थिति के बारे में और यह पता चलता है कि मेरे को कायाकिंग का आनंद है। जब वो चले जाते हैं, मैं सीमा बहुत उत्साहित लगती है कि वो सर्कल में ऊंचाइयों तक पहुंचने का इरादा करेगी और उसके सारे सामाजिक नेटवर्किंग उपकरणों को पूरी तरह से अपनाएगी। दिन बीतते जाते हैं, मैं अपने परफॉर्मेंस स्कोर को बढ़ाने में कामयाब होती है, जो उसे और भी ज्यादा उत्साहित महसूस करता है। अब वो वीकेंड्स पर भी सर्कल के डॉम में रहती है और अपने माँ बाप से वीडियो कॉल के जरिए बात करती है। एक दिन अपनी माँ के साथ एक छोटे से फोन कॉल के दौरान उससे पता चलता है कि उसके पापा गिर गए और मर्सर ने मदद की। तभी उसे मर्सर की लेटेस्ट काम, एक खूबसूरत दिया एंगल चैंडेलियर, अपने घर की छत पर नजर आती है। मर्सर या तो कलाकार है या फिर ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1 के किलर। उसने तुरंत उसकी तस्वीर खींची और उसे सर्कल के कम्युनिटी ग्रुप में शेयर किया। यह दर्शाता है कि वह धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को अपना रही है। कुछ दिन बाद एनी मे को सर्कल के मेडिकल फैसिलिटी में ले जाती है। वहां उसने डॉक्टर जेसिका से मिलवाया, जो उसे एक पीने की दवा पिलवाती है और उसे एक सेंसरी ब्रेसलेट पहनाती है। डॉक्टर फिर समझाती है कि मे के स्वास्थ्य के डेटा अब कंपनी के क्लाउड पर स्टोर होंगे और वह अपने व्यक्तिगत टैबलेट के जरिए इस तक पहुंच भी सकती है। डॉक्टर फिर मे के पापा को इलाज के लिए ले आने की सुविधा भी देती है, उसकी आनंदित। अगली सीन में हम एक चल रहे इवेंट में हैं, जहां सर्कल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टॉम स्टैंटन राजनीति में जवाबदेह होने की आवश्यकता पर बात करते हैं। फिर उन्होंने कांग्रेस वुमन ओलिविया सैंटोस को स्वागत किया, जो ट्रांसपेरेंसी को ट्रू यू सर्कल के सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए बढ़ावा देती हैं।
इस इवेंट के बाद एक और लेट नाइट पार्टी होती है और इस बार में कई पार्टिसिपेंट्स के साथ सामाजिक रूप से जुड़े कौशल को आजमाते हैं। थोड़ी देर बाद वह पिछली पार्टी में देखे गए वही आदमी को फोन पर व्यस्त देखती है। उसके पास जाती है और बातचीत शुरू करती है। एक छोटी सी गुफ्तगू के बाद वह उससे कुछ दिखाने को कहता है। उसने उससे एक रिस्ट्रिक्टेड बेसमेंट एरिया ले जाता है जहां कंपनी सारा डेटा सी चेंज के द्वारा इकट्ठा करना चाहती है। उनकी गुफ्तगू के दौरान हमें यह पता चलता है कि उसको लगता है कि शकल किस दिशा में जा रहा है उससे पसंद नहीं है। मे फिर उसके पहचान की जानकारी मांगती है और उसकी हैरानी की बात है वो अपने आप को ट्रू यू के निर्मित रूप में परिचित करता है। उसके मुताबिक ट्रू यू उसके नियंत्रण से बाहर बढ़ गया है और इसका वर्तमान इस्तेमाल वैसा नहीं है जैसा उसने इरादा किया था। उसने कहा है कि वो व्यक्तिगत डेटा का पैसा कमाने के आइडिया से सहमत नहीं है, लोगों की प्राइवेसी को छोड़कर। उसका एक चक्कर है कि वो शक्ल में पीछे हट गया है क्योंकि उसने फैसला किया है कि वो अपनी प्राइवेसी को नहीं छोड़ेगा। मे को उस सब के बारे में सुन के जोर का झटका लगा, लेकिन वह राज को रखने का सौभाग्य है। अगली दिन मे से मिलने आता है शक्ल में। उसने मे को अंदर बुलाया, लेकिन वह तुरंत ही उससे बात करना चाहता है। उसने कहा कि उसने अपना काम ऑनलाइन शेयर करने के बाद से बहुत सारे हेट मेल और मौत की धमकियां रिसीव करी हैं, लोगों के कहे जाने पर, जिनके वजह से वह जानवरों का कातिल बोल रहे हैं। मे से कहता है कि उससे टेक्नोलॉजी की दुनिया से दूर रखें क्योंकि वह अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश है और वह नहीं चाहता कि लोग जाने कि वह ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1 में एक खून का था। तभी लोग उसको वीडियो बनाने लगते हैं और उससे गुस्सा आके चले जाते हैं। मसा के रिएक्शन से परेशान होकर मैं रात को देर से कायक दुकान जाती है और बंद दरवाजे से अंदर स्नेह कर जाती है। वहां से एक कायक लेकर वह समुंदर की तरफ निकल जाती है। जब वो दुकान से दूर जाती है तो पानी खराब हो जाता है। एक पल में एक लहर उसके कायक को पलट देती है उससे पानी में गिरने के लिए। भगवान का शुक्रिया, तटरक्षक समय पर आते हैं और उससे खतरे से बचा लेते हैं। उसके बाद तटरक्षकों ने बताया कि उन्हें सी चेंज कैमरे ने मे की मदद करने के लिए अलर्ट किया था, जो उसके कायक को लेना और पलटना रिकॉर्ड किया था। अगर उसकी प्राइवेसी न होती तो वह अब मर चुकी होती। अगली दिन मे को एमन और टॉम के ऑफिस बुलाया जाता है जहां उसने अपने नेट न्यूबाइल परेशानी का सब कुछ बयान किया। उसने अपनी शुक्रगुजारी व्यक्त की कि उसकी जान बचाने के लिए सी चेंज कैमरास थे। एमन फिर उससे आमंत्रित करते हैं एक आने वाले इवेंट के स्टेज इंटरव्यू के लिए, जिसे उसने मंजूरी दी। सीन सीधे इंटरव्यू के दिन को कटाता है जहां सीईओ ने मे को स्टेज पर परिचित किया। पहले कुछ पल तक वह उसके करीबी मौत के बारे में बात करते हैं और कैसे उसकी जान सी चेंज कैमरास की वजह से बच गई थी। फिर एक चतुर मिसलीटी भाषण के जरिए आयमन ये नतीजा निकालता है कि सब कुछ प्रकाशित होना चाहिए और राज झूठ हैं। मे, जो अब प्रकाशित होने की तरफ है, अपने फैसला को प्रकाशित करती है कि वह पहली सर्कुलर बनेगी जो पूरी तरह से प्रकाशित जाएगी। इसका मतलब है कि वह एक छोटा सा कैमरा पहनकर अपनी पूरा दिन भर की जिंदगी को 24/7 दुनिया को एक्सपोज करेगी। जब सब तालियां बजती हैं, खासकर वह दरिंदे हमान्ना और टाई को देखते हैं जो क्लियरली उसके फैसले से निराश हैं। अगले दिन से ही मैं अपनी रोज की व्यवस्था को शूट करती है। सुबह उठकर अपनी बुनियादी सफाई से लेकर अपने माता पिता से बात करना और अपने काम के कर्तव्यों तक। जैसे समय गुजरता है, उसकी प्रकाशितता उसे शक्ल में एक सेलिब्रिटी बनाती है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि ये उसके प्यारों के साथ उसका रिश्ता बिगड़ने लगा है। एक रात उसने अपने माता पिता को सी चेंज कैमरे के जरिए देखा और गलती से उन्हें प्यार करते हुए देखा। इस घटना के बाद उसके माता पिता अपने आप को ग्रिड से बाहर कर लेते हैं और अपने से दूर हो जाते हैं और वह साबुन से अपने आंखों को धो देती है। अगला दिन कंपनी में घूमते हुए मैं एनी को देखती है। जल्द ही वह उसे बाथरूम में पिंजरे में बंद करती है जहां उसके पास लाइव प्रसारण से 3 मिनट का वक्त होता है। इस निजी समय के दौरान एनी मे को बताती है कि वह शक्ल में बहुत गहरी जा रही है बिना उसके परिणामों को समझने के। अगली सीन में मे को एक उच्च स्तर पर बोर्ड की बैठक में निमंत्रण दिया जाता है जिसमें आयमन घोषणा करते हैं कि लगभग सभी 50 राज्यों ने शक्ल अकाउंट्स के माध्यम से वोट करने का समर्थन दिया है। मे फिर एक विचार देती है। उसने इसको आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू वोट थ्रू द सर्कल। आयमन और टॉम उसके ब्रिलियंट सुझाव से हैरान हैं और तुरंत इसे सही साबित करने के लिए उनका गैलेक्सी ब्रेन मास्टर प्लान है कि पूरी दुनिया को एक ओनली फैंस अकाउंट में बदल देना है। अगले कंपनी वाइड मीटिंग में मे को स्पॉटलाइट दिया जाता है जब वह प्रकाशितता की सुंदरता के बारे में बात करती है। उसने फिर सोल सर्च को इंट्रोड्यूस किया, एक नया योजना जिसमें 20 मिनट के अंदर किसी भी इंसान को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उसने एक चाहते अपराधी फियोना को चुना है जो अपने 3 बच्चों का कत्ल कर चुकी है और जेल से भाग गई है। जैसे ही घड़ी चलती है, दुनिया भर के लाखों शक्लर्स अपने फोन, सी चेंज कैमरे और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और अपराधी को 10 मिनट के अंदर ढूंढ लेते हैं। इससे मे को बड़ी तालियां और ऑडियंस से चीर मिलता है, खासकर दरिंदे। आगे बढ़ते हुए मैं कहती है कि यह प्रोग्राम सिर्फ चाहिए अपराधियों को ही नहीं ढूंढ सकता।
वो ऑडियंस से पूछती है कि अगला किसे ढूंढना चाहिए और कोई मसा का नाम कहता है। वो उनका अनुरोध नकार देती है, उसे अकेला छोड़ना चाहती है, लेकिन ऑडियंस को रोकने की कोशिश करते हुए क्राउड गुस्सा हो जाता है। एम बीच में आते हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देते हैं। इस नतीजे में मैं रगड़ने वाला मन जाती है। कुछ ही मिनट में मसा अपने अलग तरीके से स्थित केबिन में जल्दी ढूंढ लिया जाता है। लोग उसके जगह में घुसने की कोशिश करते हैं और उसे जानदार मारने वाले कहकर भगा देते हैं। इस सब से डरकर और प्रभावित होकर मसा अपने ट्रक में भागता है और दूर चला जाता है, लेकिन लोग उसे गाड़ियों, बाइक्स और ड्रोन्स में फॉलो करने लगते हैं। मुझे लगता है मैं मैथ्यू मैककॉनहे को क्राउड में देख रहा हूँ। जैसे ही वो पुल के नीचे से गुजरता है, उसे अचानक आगे से ड्रोन का दिखाई देना उसको डराता है। इससे वो अपनी गाड़ी को असंतुलित रूप से हिलाता है और पुल से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस दुखद घटना के बाद मैं सकल से पूरा प्रकाशितता में छुट्टी ले लेती है। वो अपने माता पिता के साथ घर लौट जाती है, जो उसे सहयोग के लिए वहां होते हैं। घटना के 4 दिन बाद मैं अभी भी मसा के चले जाने का दुख महसूस कर रही है। एक दिन वो एनी को फोन करती है, जो अब स्कॉटलैंड में अपने घर लौट गई है। वो उसे सकल से दूर रहने की सलाह देती है, खासकर उस घटना के बाद। लेकिन मैं लगता है कि उसका दिमाग धोया गया है, क्योंकि वो सकल को जिम्मेदार नहीं मानती और अब भी यकीन करती है कि सिवाय सुधार करके ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। वो अपने माता पिता की सलाह को भी नज़रअंदाज करती है और सकल की तरफ लौटने निकल पड़ती है। अपने रास्ते में वह टाई को फ़ोन करती है और उससे एक गुज़रिश करती है। वहां पहुंचते ही मेरे पास एमन और टॉम आते हैं, जो उसे एक अधिक लाचार समय के लिए एक पढ़ देने का प्रस्ताव करते हैं। टाई की तरह वह भी प्रस्ताव को नकार देती है और बस मर्शर के परिवार के लिए एक कोष जारी करने की दरख्वास्त करती है। उसके बाद टाई में ये को सवर रूम में बुलाता है और उसे बताता है कि वह उसने जो उनसे कहा था वह किया है। उसने दावा किया है कि वह बहुत से ऐसे चीजें पाया है जो बहुत खतरनाक हैं और उसने सोचा था। इसके बाद मैं ये एमन के साथ अगले कंपनी वाइड मीटिंग में शामिल होती है और स्टेज पर टॉम को भी बुलाती है। उसने बताया कैसे उसकी जोड़ में यूं की करोड़ों लोगों से कैसे उसकी सुधार में मदद की है। फिर उसने 2 सी चेंज कैमरे उठाकर बेली और टॉम के सामने खड़ी हो जाती है, उन्हें भी खुले आम होने की दावत देते हुए। ये दोनों मर्दों को पूरी तरह से हैरत में डाल देती है। हालत उनके लिए और भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मैं ये टाई के साथ मिलकर उनके सारे व्यक्तिगत फाइल्स को, छुपाए गए और एन्क्रिप्ट किए गए फाइल्स को भी प्रकाशित करती है। अब जब उनका असली रूप सामने आया है, ऊपर वाले उनकी ताकत को बंद कर देते हैं ताकि उनकी प्रस्तुति को रोका जा सके। इसके बावजूद ऑडियंस अपने फ़ोन के फ्लैशलाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे मैं ये अपनी प्रकाशित धरोहर को दोबारा साफ कर सकती है। थोड़ी देर बाद वह कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलती है, दावा करते हुए कि किसी को भी अपने राज छुपाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि मैं ये काइकिंग कर रही है, उसके चारों तरफ उड़ने वाले ड्रोन से परेशान। कमरा फिर बाहर पन करता है और दुनिया भर के कई लोगों की हजारों वीडियो शॉट्स को रिवील करता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद।